जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको सुनने में आनंद आता है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। 1 अक्टूबर 1760। 1 अक्टूबर को भाऊ ने गोविंद पंत को एक पत्र लिखा है। पत्र में भाऊ कहता है, अब्दाली पहले बागपत के पास यमुना पार की और वहां से आगे गंगोह तक वो पहुंच गया है। कुछ पठान तो कुंजपुरा से पानीपत भी पहुंचे हैं। सहारनपुर से होते हुए वो सहारनपुर के पीछे हमारी राह देखते बैठे हैं। एक दूसरे के बीच बिना अंतर रखे बहुत चिपक के उन्होंने रास्ता तय किया। फौज की रफ्तार भी बहुत कम है। मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर रोज वो चलती है। रसद पर्याप्त मात्रा में उनके पास है। आप बिना विलंब बागपत के पास ही यमुना पार करें। लगता है युद्ध की घटिका समीप आ गई है। गढ़मुक्तेश्वर और शामली, यहाँ की अब्दाली की सारी रसद लूट के बागपत के पास यमुना पार करें। अब सारे अब्दाली के गिलचे इस तट पर आ गए हैं। अजस्त्र बाहु पसारे ये राक्षस यमुना तीर पे फैल गए हैं। अब उनके सामने नदी पार करना गोविंदराव के लिए मित्रों बहुत दूर की कौड़ी हो गई थी, क्योंकि सभी यमुना तट पे गिलचे फैले हुए थे। हाँ, गढ़मुक्तेश्वर के पास में मराठी फौजों ने, गोविंदराव की फौजों ने गिलचों की रसद जरूर काटी है। थोड़ी बहुत वहां पे आगजनी भी उन्होंने की है। वैसे शामली दिल्ली से मात्र 70-80 किलोमीटर दूर गांव है। सहारनपुर के रास्ते में ही बिल्कुल शामली पड़ता है। पठान फौज के साथ अब्दाली गणोरा के पास था। वहाँ पे एक नूरपुर नामक गांव है। अब ये नूरपुर, वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं 100-150 घरों के, लेकिन ये नूरपुर 4 है। तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूँ कि एग्जैक्ट नूरपुर कौन सा है। वहाँ पे 4 नूरपुर है और सभी बहुत नज़दीक के ग्राम है पूरे। अब अब्दाली वहाँ पे था नूरपुर के पास। अगले दिन भाऊ सीधा उस पे चढ़ गया, लेकिन लड़ाई तो शुरू हुई। कुछ ही देर बाद मराठे पीछे हटे। भाऊ ने पहली बार अब्दाली के सैन्य को और सैन्य गुण को देखा था। उसके सैन्य में कमाल का समन्वय भाऊ को दिखा। भाऊ चौंक गया था। और वो सेना, हमारे ये रोहिलखंड के चिरकुट पठान थे ना, ये पठानों की टोली से ये सेना थोड़ी भाऊ को अलग लगती है। उनके सेना का फॉर्मेशन भी कुछ अलग था, जो भाऊ ने इसके पहले देखा नहीं था। अब मराठों को तो बिजली की रफ्तार से तेज दौड़ के शत्रु सेना में दरार डालना उनकी आदत थी, और उनको वो अच्छे तरह से आता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मराठों को ऐसा करना असंभव लगा। पठान की सेना सामने एक मजबूत दीवार की तरह चल रही थी। भाऊ ने पहली बार मित्रों एक अलग युद्ध नीति को वहां पे अपने सामने देख लिया था। उसे समझ आया कि अब की बार मेरा पाला एक निष्णात युद्ध नीतिज्ञ अब्दाली से पड़ा है। वो आज तक यहाँ भारत में अन्य ये चिरकुट नवाब, रियासतदार, निजाम इनके साथ लड़ चुका था, जीत भी चुका था, लेकिन अब ये सामने वाला दुश्मन
कुछ अलग सोच का और अलग विचार रखने वाला था और इसीलिए कुछ देर बाद भाऊ ने अपनी सेना को विड्रॉ कर दिया। मराठी सेना पानीपत से थोड़ा सा आगे जाके रुकी, जहाँ पे इब्राहिम खान ने, मैंने बताया ना कि खंदक बना लिया था बहुत बड़ा, वो खंदक में जाकर मराठी सेना रुकी। खान ने यहाँ पानीपत और पसीनम एक गांव था, उसके बगल में ये नूरपुर पे अपना डेरा डाला था। तो इब्राहिम खान ने क्या किया, तकरीबन 25 फीट गहरा और 130 फीट चौड़ा इतना बड़ा खंदक ये पसीनम गांव की सीमा पे और पानीपत की सीमा पे ऐसे उन्होंने बना दिया। उसमें तोपें रखी और उस तोपों के पीछे मराठी सैन्य खड़ा था। 3 तारीख का भी एक पत्र है। 3 तारीख को भाऊ बताता है, पहली बार अब्दाली से हमारा मुकाबला हुआ। तोपें लगा के हमने तैयारी पूरी कर ली थी। पता नहीं पठानी फौज सामने इतनी सुस्त क्यों है। अभी भी दोनों फौज में 8 से 10 किलोमीटर का तकरीबन अंतर है। छोटी झड़पें तो रोज शुरू है। हमारे लोग झड़प के बाद ऊंट और घोड़े उठा के लेके आ रहे हैं। दोनों सेना में गहमा गहमी शुरू हो गई है। आप जल्द से जल्द आगरा से हमें दिल्ली पैसा तुरंत भेजने का प्रबंध करें। हम दिल्ली से पैसा लाने का व्यवस्था हम करेंगे। आप उनके पीछे पटपटगंज तक आके उनकी रसद तोड़ने का अगर काम करते हो तो हम सब के लिए ये अच्छा होगा। आगे कुंभलगढ़ पे जाट है, वो हमारे हैं। किसी भी प्रकार का अवरोध उस क्षेत्र में आपको नहीं होगा। गोपाल राव के साथ आप वहां से शूजा और रोहिला को तितर बितर भी कर सकते हैं। मित्रों, ये इब्राहिम खान का खंदक इतना बड़ा था कि एक अंग्रेजी अफसर को 1872 में तकरीबन 112 साल बाद ये खंदक जैसे का तैसा मिला। हाँ, मिट्टी मिट्टी पूरी भरी हुई थी, लेकिन वो खंदक उसने देखा, उसने तुरंत अपने डायरी में उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के उसको रेखांकित किया है। इस शुरुआत की पानीपत के पास की लड़ाई में अब्दाली की सेना पसीनम के पास नूरपुर में थी। जैसे मैंने कहा, भाऊ कालाम के पास बैठा था। कालाम आज की तारीख में पानीपत में मैंने जैसे बताया कि 4 नूरपुर और 3 पसीना गांव हैं। अत्यंत छोटे गांव हैं ये सब। इस कालाम में मित्रों में गया हुआ हूँ। नवंबर के इन छोटी छोटी झड़पों में काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारा एड ऑन किया है हिस्ट्री में, जो बखर में नहीं है, इसलिए मैं उसकी तथ्यता मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों ने लिखा जरूर है। उनके रिकॉर्ड कुछ अलग होंगे, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मिले। मेरे पास 9 पुस्तकें हैं जो सब तात्कालीन लेखकों की है। लेकिन उन सभी को छोड़ के मित्रों, मेरी नज़र से ये जनकोजी, शिंदे, बलवंतराव मेहेंदड़े और गोविंद पंत बुंदेला, इनका जो संघर्ष की इनकी जो कहानियां हैं, ये 3 मूलतः विशेष है जो 14 जनवरी 1761 से पहले हुई। अब 20-25 नवंबर तक मराठों ने अपना वर्चस्व लड़ाई में बनाए रखा था। वहीं आप दिसंबर में देखोगे तो दिसंबर में अब्दाली ने पूरा पाला अपनी तरफ खींच लिया, अपना वर्चस्व इन दिनों में बना लिया था। 5 नवंबर का कृष्णा जोशी नामक एक पत्र है जो कृष्णा जोशी ने नाना को लिखा था। मुझे ये नवंबर की जो भी कुछ घटित घटनाएं हैं वहां की, उसके इतिहास के संदर्भ में ये पत्र
सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगता है जो कृष्णा जोशी ने नाना को लिखा है। इसकी असल कॉपी उपलब्ध है। श्रीमंत ने महाषष्ठी के दिन समत खान कुतुब खान को यमसदनी भेज के कुंज पूरा लूटा, सारा किला जमी दोस्त कर दिया। श्रीमंत को भूमिगत छिपाए 7 लाख रुपए मिले। अब देखो मित्रों, अब आपको पता होगा कि योगेश लास्ट 2 एपिसोड से 7 लाख क्यों कह रहा है, क्योंकि पत्र में 7 लाख रुपए का स्पष्ट उल्लेख है। अब बाकी के लोगों को भी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लोगों ने किसी ने 9, किसी ने 10, 12, 15 लाख बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं उन पे विश्वास नहीं रखता। मैं क्योंकि पत्र पे विश्वास रख रहा हूँ, इसलिए मैं 7 लाख रुपए बता रहा था। अब वहाँ पे ये कुंजपुरा की जीत में मराठी मग्न थे। अब्दाली बागपत से थोड़ा सा पहले यमुना पार कर गया, ये मैंने बताया आपको। तुरंत उसकी फौज सोनीपत तक फैली। यहाँ वर्तमान ज्ञात होते ही कुरुक्षेत्र की ओर जाने वाले हमारे भाऊ फिर कुंजपुरा की तरफ लौट आए, क्योंकि यवन से उनको भिड़ना था। आगे कृष्ण जोशी लिखता है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, रोज छोटी मोटी झड़पें शुरू है। मावड़े रोज 25-30 को मार के उनके ऊंट और घोड़े उठा के लाते हैं। कल ही यवन के 2 हाथी मावड़े उठा के अपने शिविर में ले आए। वहां शिविर में, उनके शिविर में, यानी यवन पठानों के शिविर में रसद कम होती जा रही है। वहां 1 रुपए में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कृष्णा जोशी ने लिखा है। कृष्णा जोशी लिखता है वहां पे 1 रुपए में 3 किलो आटा मिल रहा है, 4 किलो चने मिल रहे हैं और आधा किलो घी, देसी गाय का घी 1 रुपए में मिल रहा है। और वहीं हमारे यहाँ मराठों की छावनी में 1 रुपए में 16 किलो गेहूं मिल रहे थे, 12 किलो चना मिल रहा था और 2.5 किलो असल गाय का दूध घी मिल रहा था। कृष्णा जोशी लिखता है सारा सैन्य संतुष्ट है। 2-3 दिन में लगता है हमारी फौज, हमारी तोहफे दहाड़नी शुरू होगी। अगर यवन आज है वहीं जगह पे स्थिर रहता है तो हम उस पे टूट पड़ेंगे। 8-15 दिन में अब्दाली, शुजा, नजीब को हम घुटने पे ला देंगे। अब्दाली बड़ा अनुभवी और युद्ध निपुण सेनापति है, लेकिन आज मात्र 7-8 किलोमीटर अंतर पे 8 दिन से वो स्थिर बैठा है। आगे और आपको विस्तार से लिखूंगा। ये कृष्णा जोशी का नाना को लिखा पत्र है। हमारे बेचारे कृष्णा जोशी, क्योंकि इस पत्र को लिखने के बाद मात्र 2 दिन के बाद मस्कट गोली के कृष्णा जोशी शिकार हुए और युद्ध भूमि में ही उनका देहांत हो गया। 7 नवंबर की रात को उनका दाह संस्कार युद्ध भूमि में करवाया गया। मित्रों, दीक्षित वकील का भी एक ऐसा ही पत्र है, वो भी 5 तारीख को ही लिखा गया। उस पत्र में उसने 1 रुपए में 1-1.5 किलो आटा तो हरिभक्तों के शिविर में 14 से 15 किलो आटा 1 रुपए में देने की बात की है। ठीक है, अब कृष्णा जोशी कहता है तो कुछ अलग आंकड़े हैं, दीक्षित वकील अलग आंकड़े देता है। लॉजिक इतना ही है कि भाई पठानों के यहाँ 1 रुपए में कम अनाज मिल रहा था, हमारे यहाँ 1 रुपए में पेट भर अनाज मिल रहा था। भाऊ तो पहले दिन ही चौंका था, जैसे मैंने बताया। नवंबर के दिन बीत रहे थे। अब्दाली सीना तान के अब खड़ा हुआ था। भाऊ ने पंत को 2-3 पत्र बाद में भी लिखी हैं। यहाँ नारो शंकर जो दिल्ली का किलेदार था, उसके पत्र का उल्लेख करना मित्रों आवश्यक है, क्योंकि नारो शंकर
वो सभी बातें करता है जो भाऊ बारंबार भाऊ पंत को भाऊ ने लिखी है। नारोशंकर अपने पत्र में कहता है, इस गंभीर परिस्थिति में सारा काम बाजू रख के रात का दिन एक करके परिश्रम करने की हमें आवश्यकता है। ऐसे में श्रीमंत को आप बीती आप सुनाते बैठे हो, ये उचित नहीं है। 10,000 की खड़ी फौज आपके साथ है, 25 लाख रुपए पे आप बैठे हो और आप बस बहाना बना रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देता। हम सब सातारा गद्दी के मात्र नौकर है। सारा काम छोड़ के पैसे और फौज लेके आप नदी पार करने की कोशिश करें। अगर ऐन मौके पे स्वामी के पीछे अगर खड़े हो सके तो स्वामी का फायदा ही होगा, वरना उस फौज का और उस पैसे और उस जमींदारी का क्या मतलब बनता है। बस घटिकाएं बची है, युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। आप जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करें। हम भी किले का बंदोबस्त करने में जुटे हैं। कन्नौज की तरफ 1,500 मुगल सेना को हमने रखा है। उन्होंने भी कई जगह छापामारी करके रसद तोड़ने का काम किया है। रसद ले जाने वाले ऊंट और बैल अब मुगल सेना के कब्जे में आए हैं। आप भी त्वरा करें, यानी जल्दबाजी करें। अगर आज आप श्रीमंत के बाजू खड़े होंगे तो श्रीमंत को समाधान मिलेगा। आगे श्री कृपे प्रमाणे हुई। पत्र के क्या बोलते हैं उसको, गोविंदराव के, अगर गोविंदराव के कुर्सी में हम लोग बैठे मित्रों, तो जो अपयश लगातार गोविंदराव को आ रहा था, इसके पीछे बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, बहुत सारे कारण भी थे। हम जानते हैं, मैंने बार बार बताया है। लेकिन विपदा के क्षणों में ही अपने पुरुषत्व की और शौर्य की परीक्षा महापुरुष की होती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जो प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाता है अपने लिए, वो महापुरुष कहलाता है। वंदे मातरम।